Hello everyone, welcome to Learning and Solution. I'm here to present lesson 3 of your main reader Hornbill, and the story is titled Discovering Tut. The saga continues. Now the title itself is something which arises our curiosity. Discovering Tut. It's an unusual name and the saga continues. Saga क्या होती है? Saga is an epic, a historical long tale, एक लंबी कहानी जो आज तक चलती आ रही है. ऐसा क्या है स्टोरी में, किसके बारे में है ये स्टोरी, and why is it that it continues till today, right? So having just touched the title this way and to tickle your imagination, we will talk about it when we read the story together. Let me discuss in brief the theme of the story. The theme of the story is that we should respect the traditions and rituals which our elders, our forefathers have created. हमारे जो भी culture है, हमारे जो भी traditions हैं, हमारी जो भी practices हैं जो हम follow करते हैं, हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए जब भी कभी हम कुछ भी और करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हम हर चीज़ के बारे में ये पता लगाना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा. तो ठीक है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर ट्रेडिशन. किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, किसी की भी ट्रेडिशंस को उनको टच नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हों. Science and technology we can use for evidences about what happened in the past. Yes, if science is used till a limited level, it is a good हेल्पफुल टूल फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन अगर हम साइंस को एक लेवल के बियॉन्ड यूज करते हैं तो ऐसा हो सकता है दैट इन दैट प्रोसेस वी आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ other people. इसी से मिलता जुलता एक एपिसोड इज देयर इन आवर स्टोरी ऑल्सो. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड जो इस स्टोरी में हो रहा है, इज इट राइट और इज इट नॉट राइट. The setting of the story is in Valley of the Kings. Valley of the Kings in Egypt. इजिप्ट में एक जगह है जहाँ पे सारे किंग्स को उनकी डेथ के बाद बरी किया जाता है. और इजिप्ट में जब लोगों को, खास तौर पे रॉयल फैमिली के लोगों को बरी किया जाता था तो उनकी ममीज बना दी जाती थी. ममीज के तरीके से उन्हें जो है बरी किया जाता था. सो ये वाली जो वैली है, इसके अंदर भी, इस घाटी के अंदर भी जो किंग्स हैं, जो रॉयल लोग हैं, उन्हें यहाँ पर बरी किया गया है. और यहाँ पर एक कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही अनयूजुअल है. सो जस्ट लेट्स रीड द स्टोरी टुगेदर एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाट इज A.R. Williams, our author, trying to hint at. A.R. Williams was an archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो बेसिकली साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल रिसर्च भी करते हैं. उनकी जो रिसर्च है वो सारी की सारी साइंटिफिक फैक्ट्स से रिलेटेड होती है, पर हिस्ट्री पे बेस्ड होती है. तो शी यूज टू राइट फॉर द मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक, जिसमें से ये चैप्टर एक हमने छोटा सा पोर्शन निकाल के, इट हैज बीन सेट इन आवर सिलेबस. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट हु वाज Tut and what exactly happened, and whatever happened to him, should it really happen or not happen. So let's read together and figure out. He was just a teenager. So you can see an abrupt beginning. जैसे मैंने आपके लिए एक मिस्ट्री एलिमेंट क्रिएट किया है ताकि हम इस स्टोरी को और अच्छे तरीके से पढ़ सकें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें. सिमिलरली mysterious element has been created by the author also. Fine. When he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries
बहुत सेंचुरीज तक इन्हीं की फैमिली, इन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने इजिप्ट को रूल किया था, और ये उस फैमिली का लास्ट रूलर था. एंड व्हेन ही डाइड ही वाज अ टीनेजर. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten because he was a king. तो जब उन्हें बरी किया गया तो बहुत सारे गोल्ड के लेयर्स उनके कॉफिन में लगाए गए और उनके साथ बहुत सारे गोल्ड को रखा गया और गोल्ड से उनकी बॉडी को भी कवर किया गया, और उसके बाद लोग उनको भूल गए. लोग, हिस्टोरियंस नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, जिनको अभी भी जानना है कि क्यों वो जो है एक टीनेज में ही मर गए, उनकी क्यूरियोसिटी अभी भी अलाइव है, और शायद वही रीजन है आगे के जो एक्शंस हमारी स्टोरी में हुए हैं उनको होने के. Since the discovery of his tomb in 1922 में ये पता लगा लिया कि उनकी टूम्ब कहाँ पर बनी है, उनका जो कब्र है वो कहाँ पे बनी हुई है. The modern world has speculated, speculation मतलब अंदाजा लगाना, guess करना. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. कि मर्डर तो शायद नहीं हुआ होगा, लास्ट सोचे, एंड ऑफ द एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है कि उनका मर्डर हुआ होगा. तो व्हाट एल्स माइट हैव हैपेंड टू दिस किंग दैट ही डाइड एट सच अ यंग एज. नाउ लीविंग हिज टूम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. 80 ईयर्स उनके बरियल के बाद, उनकी डेथ के 80 ईयर्स के बाद, Tut has undergone a CT scan. उनकी बॉडी का CT स्कैन हुआ है. तो if you talk about the aspect which I touched in the beginning, कि क्या ये हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी प्रथाओं को, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात नहीं है. हमने किसी को इतनी इज्जत से, इतने प्यार से बरी किया है, उनकी अंतिम यात्रा पे उनको भेजा है. उसके बाद हिस्टोरियंस अपने फैक्ट्स ढूंढने के लिए उनकी पूरी कब्र को पूरा उन्होंने खोदा होगा, उसमें से उनकी बॉडी निकाली होगी और उसको सीटी स्कैन कर रहे हैं. सो ये एक क्वेश्चन है जो डिबेटेबल है और हम थ्रू आउट द चैप्टर इसके ऊपर टच करेंगे और एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Boyish pharaoh, pharaoh क्या होता है? King. Pharaoh means king. उसको boyish इसलिए बोला because he was very small, very young when he became a king. He was the youngest king of Egypt. तो उसके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, ये सब कुछ पता लगाने के लिए, कैसे वो अपनी लाइफ जीते थे, वो मरे कैसे, क्या हुआ उनके साथ, उनकी बॉडी को खोदा गया है एंड उनका अब एक सीटी स्कैन हो रहा है. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of Kings. I have already discussed that he was buried in the Valley of Kings, जहां पे सभी kings को बरी किया जाता था. An angry wind stirred up. तो आप एटमॉस्फेयर देखो, what kind of an atmosphere is being built up by the writer. इट वॉज एन एंग्री विंड. कोई बहुत स्मूथ, ठंडी, मीठी हवा नहीं चल रही थी. इट वॉज एन एंग्री विंड दैट स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट. भयानक तरीके की डस्ट जो थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल सी. as King Tut was taken from his resting place. So the atmosphere was very scary. सब कुछ जो है बहुत ही ominous था. ऐसा था जिससे कोई बुरी चीज होने वाली है उसका फोरकास्ट हो रहा था. मानो नेचर हमें ऐसा एक इंडिकेशन दे रही है that whatever is happening is not very good.
Dark-bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. स्टार्स को कवर किया हुआ था स्काई में क्लाउड्स ने, जैसे कि किसी को ग्रे कलर के कफन ने कवर किया हुआ हो. सो अगेन अ वेरी ग्लूमी डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्काई. स्काई को बहुत सुंदर तरीके से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, बादलों को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट द ऑथर हैज यूज्ड वेरी सैड, वेरी dull images to describe the atmosphere when King Tut his body was taken out from his grave. It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy. It was the most famous mummy. Why? Because it was of a young pharaoh who died at a very young age, and uski death is still a mystery. That is why his mummy is world famous. Head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. इतने पहले 3300 years ago जो ये किंग थे, ही पास्ड अवे, और उनकी लाइफस्टाइल, उनके बारे में ज्यादा जानने का चांस नहीं मिला क्योंकि वो ज्यादा समय तक जिए ही नहीं. फाइन. सो हिज लाइफ, his death, his thinking, his way of living, everything is a mystery for the historians. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. इस जगहों पर कॉमन पब्लिक बहुत आती है. टू हिस्टोरिकल साइट है इसलिए भी, और अपनी ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी, अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए भी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं जहाँ पे ये ममीज बनी हुई हैं इजिप्ट में. तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे शाम से दोपहर से आ रहे थे वहाँ पे. एंड जो इनकी कब्र है जहाँ पे उन्हें दफनाया गया था, जहाँ बरी किया गया था, इट्स नॉट वेरी एट ग्राउंड लेवल. 26 फीट डीप, इतना गहरा नीचे जाके उनको बरी किया गया था. Underground to pay their respects, they gazed at the murals on the wall. Mural means walls पे जो paintings बनी हुई थी. इतनी सुंदर उनकी कब्र थी, कोई नॉर्मल पर्सन की कब्र नहीं थी वो, बहुत सुंदर, एक राजा की, एक फराव की, एक किंग की वो बरियल साइट है. तो उसको बहुत सुंदर तरीके से आर्टिस्ट लगे होंगे उसको डेकोरेट करने के लिए. Walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The face was gilded, was coated with gold. जो डेड बॉडीज थी उन्हें प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड की उनके ऊपर प्लेटिंग लगाई जाती थी. The most striking feature of this mummy shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ लोग जो हैं आपस में गाइड बुक्स में जो साइट्स पे अवेलेबल होती हैं, टूरिस्ट साइट्स पे, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उन गाइड बुक्स में से रीड कर रहे थे और टट के बारे में डिस्कस कर रहे थे. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death. कुछ लोग बिल्कुल चुप होकर सिर्फ ये सोच रहे थे शायद कि कैसे ये इतनी जल्दी मर गए in his last teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. ऐसा माना जाता है that the pharaoh had told to curse the people who will disturb him after he dies. तो क्या उसका कोई भी श्राप लोगों पर लग ना जाए कहीं जाकर अगर वो उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं. कुछ लोग क्या पता ये सोच रहे हो. तो दिस पॉइंट टचेस द theme that I picked up earlier, that the historians, out of their curiosity, scientists, with the help of their scientific
tools, advanced scientific tools can do any kind of investigation now in the modern era. पर क्या ये जरूरी है करना, और क्या ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप किसी की डेड बॉडी को, जिसके साथ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आप उसको निकाल रहे हो, उसको अपने हिसाब से स्कैन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर, इज इट राइट और रॉन्ग? द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन because of what Carter did in the 1920s. This is not the first time तो CT scan हुआ है इसका, इससे पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। Said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. कार्टर का फुल नेम है हॉवर्ड कार्टर, that was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching its contents. Though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and even became पार्ट ऑफ द फराउज लेजेंड। तो कार्टर ने जो कुछ भी निकाला इस पर्टिकुलर फराव के टूम्ब से, जब उसको खोदा गया तो अंदर से बहुत सारा सामान निकला। वो सामान की लिस्ट बनी, उसकी रिसर्च हुई, एंड इट वॉज फाउंड आउट दैट इट वॉज सो मच ऑफ मटीरियल दैट इट इज नाउ इन द म्यूजियम। फाइन, और उसको रखकर वो एक रॉयल कलेक्शन बन गई है जो इस फराव के साथ, उसकी लेजेंड के साथ, उसकी स्टोरी के साथ जुड़ गई है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, बहुत सारे सुंदर गोल्ड की चीजें निकली अंदर से। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, वो अभी भी उतने ही शाइन कर रहे थे जितने उस समय कर रहे होंगे। मींस इतने ईयर्स के बावजूद, पास होने के बावजूद, 3300 ईयर्स अगो उनकी डेथ हुई थी टट की, उसके बाद भी वो गोल्ड वैसे का वैसा ही शाइन कर रहा है। मेंट टू गारंटी रिसरक्शन। क्यों गोल्ड को उसके अंदर रखा गया था? माना जाता है कि जिनकी डेड बॉडीज के साथ गोल्ड को दबाया जाए, दफनाया जाए, उनको दोबारा से रीबर्थ मिल जाता है। caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. Not only gold, उसके साथ उनको अपनी आफ्टर लाइफ में और क्या क्या चाहिए होगा, वो सारा जरूरत का सामान उनके साथ पैक किया गया था। बोर्ड गेम्स, ही वॉज अ टीनेजर, तो उनको बोर्ड गेम्स पसंद होंगी। बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, बहुत कंफर्टेबल। उस जमाने में लिनन अंडरगारमेंट्स सिर्फ रॉयल लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, नॉट एवरीबडी। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब चीजें उनके साथ बरी की गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउज फ्यूनररी ट्रेजर्स, महीने लग गए लिस्ट बनने में, उनको स्टडी करने में, जो सामान अंदर से निकला उसको। कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कॉफिन भी सिर्फ एक कॉफिन नहीं था, एक कॉफिन के अंदर दूसरा कॉफिन के अंदर तीसरा कॉफिन, 3 कॉफिन नेस्टेड थे एक के अंदर एक। ओपनिंग द फर्स्ट कॉफिन, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. उन्होंने ये ड्राई पत्ते देखे पहले कॉफिन को खोलकर। with celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और April. मार्च और अप्रैल में ये वाले प्लांट्स, ये वाले लीव्स, ये वाले फ्लावर्स बहुत ज्यादा ट्रीज पर उगते हैं, उन्हीं से ये गार्लैंड, मालाएं बनी हुई थी। तो इससे आइडिया लगाया गया कि टट जो है मार्च और अप्रैल के महीने में कहीं पर उनकी डेथ हुई होगी, क्योंकि उन्हीं मंथ्स में जोन से फ्लावर्स, जोन से लीव्स उगते हैं, उन्हीं से उनका गार्लैंड बना हुआ था। When he finally reached the mummy,
Though he ran into trouble, the ritual raisins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. जहां पर फाइनली बॉडी को प्लेस किया गया था, दैट वॉज अ गोल्ड कॉफिन. उस कॉफिन के ऊपर जो उनके रिचुअल्स थे उस समय के, उसके ऊपर रेजिन को गिराया जाता है. व्हाट इज रेजिन? रेजिन इज अ काइंड ऑफ अ गम. ट्री से निकलती है, ये गम जैसा मटेरियल होता है, वो ट्री से निकलता है. उसको पहले कॉफिन पे उसकी लेयर बिछाई जाती है, उसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है. विथ पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, द डेड बॉडी गॉट स्टक ऑन टू द बेस ऑफ द कॉफिन. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. जितना भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से फोर्स लगाया जाए, उतना फोर्स लगाने से तो वो छूट नहीं रही थी बॉडी बेस से. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt. Egypt is a very, very warm country with Mediterranean kind of क्लाइमेट. वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये था कि उस डेड बॉडी को खुला छोड़ दिया जाए और धूप पड़े. धूप पड़ने से शायद ये रेजिन जो है ये पिघल जाए और डेड बॉडी जो है वो आराम से निकल जाए. अगेन ये आइडिया भी मुझे लगता है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है कि आप किसी किंग की डेड बॉडी को पहले तो डिस्टर्ब कर रहे हो, देन यू आर ट्राइंग टू लीव इट ओपन under the sun because you want the dead body to just loosen up and take out the dead body from the coffin. आप अपनी मनमानी ऐसे I think नहीं कर सकते with things जिसके साथ emotions attached हैं. And Carter tried to use it to loosen the raisins. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. किसी का वो बेटा था, किसी का भाई होगा, जिन्होंने बहुत प्यार से, और बहुत सारी उनकी जनता थी जिन्होंने उनको कॉमन, जिनको वो रूल करते थे, उन्होंने इतने आदर के साथ, इतने रिचुअल्स राइट्स करके, इतने सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको बरी किया होगा. और यहाँ पर कार्टर या कोई भी और आर्कियोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर अपनी क्यूरियोसिटी के लिए 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस बॉडी को गर्म करने के लिए खुली धूप में ओपन छोड़ रहे हैं. नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. What they did finally, they had to cut off, काटना पड़ा बॉडी को लेग्स से, ताकि, और हाथों से, ताकि जो है वो छूट जाए जहां से वो चिपकी हुई है, और तब बॉडी को निकाला उन्होंने. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. So what did Carter say? Why did he do this? Why did he try to play around with the dead body? उस डेड बॉडी को काटने का, चिजल करने का डिसीजन इसलिए लिया गया कि अगर ज्यादा समय तक उस डेड बॉडी को खुला छोड़ देंगे, क्योंकि वो गोल्ड प्लेटेड थी और गोल्ड कॉफिन के अंदर थी, तो चोर वहां पे गार्ड्स को किसी ना किसी तरीके से धोखा देके, उन्हें मिसगाइड करके वो अंदर आ जाते और सारा गोल्ड लेके वहां से चले जाते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. ऐसा तट के ज़माने में माना जाता था that जब आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में मरने के बाद चले जाते हो, you can take all your wealth along. आप अपना सारा सामान, अपनी सारी जो मनी है, अपना गोल्ड है, वो सब कुछ अपने साथ लेके जा सकते हो. Or hoped they could take their riches with them. For his journey to be great beyond, King Tut was lavished with glittering goods
precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, all that kings wear. जो राजा महाराजा होते हैं वो ऐसी ज्वेलरी पहन के, इतने एक्सपेंसिव चीजें पहन के तैयार होके रहते हैं, तो वो सारा सामान साथ में पैक हुआ था. एम्यूलेट्स जो आर्म्स पे बांधते हैं, अ सेरेमोनियल एप्रन, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. सब कुछ गोल्ड का बना के उनके साथ उनके कॉफिन में डाला गया था. टू सेपरेट Tut फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड. पहले हेड को काटा गया एंड सिवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. हर जॉइंट जो उनकी बॉडी का था उसको काटा गया. वंस दे हैड फिनिश्ड, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box. एक वुडन बॉक्स के अंदर पहले रेत डाली गई, रेत के ऊपर उस बॉडी को फिर से जोड़ा गया, कटी हुई बॉडी को फिर से जोड़ा गया. विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और उसके अंदर पैडिंग कर दी गई इस तरीके से कि जो उन्होंने काटा है वो दिखे ना, कम दिखे. द बेड वेयर Tut नाउ रेस्ट्स. Archaeology has changed substantially in the intervening decades. अब कार्टर ने किया था 1922 में, उसके बाद आर्कियोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब उनकी वेल्थ के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करना लोगों को, अब ये स्टडी करना है कि उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी डेथ इतनी मिस्टीरियस क्यों थी, क्या हुआ ऐसा जो वो ऐसी छोटी सी एज में मर गए. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी अब यूज किया जाता है इन ममीज को स्टडी करने के लिए. इन 1968, कम से कम 35-40 ईयर्स कार्टर के बाद, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. उनको एक चौंका देने वाला फैक्ट मिला. उन्होंने जो बॉडी है मम्मी की, उसको टट की डेड बॉडी की उसका एक्सरे किया, तो उन्होंने पता लगाया और बताया कि beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. उनके रिब्स और ब्रेस्ट बोन के पार्ट से मिसिंग है. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography. Computed tomography is CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. CT स्कैन क्या है? एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एक्सरे है. एक्सरे जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, और एक सीटी स्कैन में क्या होता है, 3 डायमेंशनल इमेज बन जाती है. बहुत सारे एक्सरेज एक साथ लेके अगर उनको रख दिया जाए तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी बन जाएगी. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer 2 of the biggest questions? ये अभी भी सबकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि क्या CT स्कैन से हम उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं, एक्सरे से ज़्यादा कोई आंसर ढूंढ सकते हैं. Lingering about him. How did he die and how old was he at the time of his death? What was his actual age when he died and what was the reason of his death? इन 2 reasons के पता लगाना का सबकी इच्छा है, और इस इच्छा को, इस एंजाइटी को, इनके सॉल्यूशंस क्या वो सीटी स्कैन दे सकता है. किंग टट्स डेमाइस वाज अ बिग इवेंट. जब वो मरे, उनका मरना वो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था. इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. अपनी फैमिली का वो लास्ट पर्सन था.
एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। एक पूरी की पूरी डायनेस्टी, पूरी की पूरी डायनेस्टी उनके मरने से खत्म हुई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। अभी भी लोगों को, हिस्टोरियंस को क्लैरिटी नहीं है कि हाउ डिड ही डाई, एंड उनके जाने के बाद एक्चुअली में हुआ क्या, लोगों के ऊपर उनके जाने का क्या इम्पैक्ट रहा उनके ऊपर। दिस इज नॉट क्लियर टिल डेट। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh। अब उनकी टट की हिस्ट्री बताई जा रही है। टट के जो फादर या ग्रैंडफादर थे उनका नाम था अमेनहोटेप द थर्ड। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, 40 साल तक उन्होंने रूल किया एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। हिज सन अमेनहोटेप द फोर्थ उसके बाद सक्सीडेड हिम and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। अमेनहोटेप द थर्ड तक तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। जब अमेनहोटेप द फोर्थ ने राज करना शुरू किया तो बहुत ही अजीब सी चेंजेस हुए इजिप्ट की हिस्ट्री में। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। उन्होंने सन गॉड को वर्शिप करना प्रमोट किया। चेंज हिज नेम टू अखेनेटन। उन्होंने अपना नाम अमेनहोटेप द फोर्थ से चेंज करके अखेनेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन, सर्वेंट ऑफ द सन रखा। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन। उन्होंने अपने ही नाम की एक सिटी बनाई और उसी को इजिप्ट का कैपिटल भी बना दिया। नोन नाउ एज अमरना। प्रेजेंट डेज में उस जगह का नाम अमरना है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, smashing his idols and closing his temples because he was promoting the worship of the sun god। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अमुन एक गॉड थे जो उनसे पहले ऑलरेडी वर्शिप किए जा रहे थे, उनकी मूर्तियों को और उनके टेम्पल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, a director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। The family that had ruled for centuries was coming to an end. And then Akhenaten went a little wacky. He became crazy. Wacky means crazy. बिना सोचे समझे चीजें करना जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल चीजें करना। आफ्टर Akhenaten's death, Akhenaten कौन थे? Amenhotep the fourth। A mysterious ruler named Smenkare appeared briefly and exited with hardly a trace। ये रूलर आए और चले गए, कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, कुछ ज्यादा मार्क नहीं छोड़ा इजिप्ट की हिस्ट्री में। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखेटन, ये पॉइंट नोट करने वाला है। somehow discovering Tut, we don't call it Tut, we call it Tut, and his name was Tutankhaten। It was not Tutankhaten। Tutankhaten took the throne, King Tut as he is widely known today। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। उन्होंने फिर से उसी गॉड को, अमुन गॉड को वर्शिप करना बंद करवाया था अमेनहोटेप द थर्ड ने, द फोर्थ ने। उनके मंदिर, उनकी इमेजेस को तोड़वाया था। टूटनखेटन ने उसी को, डिस्कवरिंग जो टट हैं हमारे, उन्हीं ने दोबारा से इन्हीं गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया।
and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years. 9 years तक राज किया इजिप्ट पे, and then died unexpectedly. इसी डेथ के रीजन को लोग आज तक ढूंढ रहे हैं. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. वहां पे अनगिनत काउंटलेस ममीज हैं जहां से टट की मम्मी को बाहर निकाला गया है. नो वन नोज. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. अभी तक 600 ममीज वो गिन चुके हैं और अभी भी गिन रहे हैं. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. इन ममीज को अब इनका CT स्कैन किया जा रहा है. King Tut is one of the first mummies to be scanned. His death, as in life, moving regally ahead of his countrymen. जैसे उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे काम किए and he made a mark for himself. Similarly, when he died, his death was a talk of the town. People wanted to know how he died, and after death also his mummy is the one which creates the most amount of curiosity in the people of Egypt and in the minds of all the historians also. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross-section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. अंदर के बारीक बारीक structures को पहचानने की और समझने की और उनको और ज्यादा पढ़ने की कोशिश की गई. Takes on eerie detail in the resulting image. जो resulting image है वो बहुत ही ज़्यादा eerie है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खौफनाक है. उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी फीलिंग होती है. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. टट की पूरी बॉडी को एक टीम ने सीटी स्कैन किया, फिर रेडियोलॉजिस्ट भी थे वहां पे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी थे वहां पे, और एनाटॉमी जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स की स्टडी करते हैं वो भी थे वहां पे. उन्होंने ऐसे सीक्रेट्स को समझने की, पढ़ने की और वर्ल्ड को बताने की कोशिश करी जिनको शायद गॉड्स ने, गॉडेसेस ने, भगवान ने आज तक एक सीक्रेट बना के रखा हुआ था. सो अगेन a place where science and technology is intervening in the ways of the divine. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pall bearers. जैसे कि एक कॉफिन को उठा के चलते हैं वैसे ही वो अर्थी को उठा के चलने वाले लगे लोग. दे क्लाइम्ड अ रैंप, एक रैंप बना हुआ था, एक चढ़ाई सी बनी हुई थी जिसके ऊपर वो चढ़े. एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, उसके बाद सीढ़ियां थी. इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर क्या है, खूब मिट्टी उड़ रही है बिकॉज इजिप्ट इज अ डेजर्ट. तो वहां पर ये जो तूफान और जो आंधी है वो मिट्टी वाली आंधी बहुत चलती है. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. एक हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, नीचे से ऊपर आई, उसके ऊपर वो इस डेड बॉडी को लेकर बाहर निकले जिसके अंदर वो स्कैनर था. वहां पे जाके बॉडी को रखा.
20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. ये दो आदमी अंदर से बाहर निकले और भागते हुए ऑफिस में गए और वहां से दो फैन लेके आए. द $1 million स्कैनर जो नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने और सिमंस जो उनके मैन्युफैक्चरर है उन्होंने यहाँ पे दिया था, वो इतना नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इतना एक्सपेंसिव सीटी स्कैनर खराब हो गया. हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. जो उसको मशीन घुमाने वाला पंखा था उसमें मिट्टी चली गई और वो पंखा चलना बंद हो गया. सो कैन यू अंडरस्टैंड द इंडिकेशन? पूरी प्रिपरेशन हो गई है, सीटी स्कैन होने वाला है, टट की बॉडी का सीटी स्कैन होने वाला है, मशीन लग गई है, वहां पे मशीन में डाला और मशीन खराब हो गई, टेक्निकल स्नैग हो गया उसके अंदर. Because I think there is a divine indication that these things should not take place. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. और एक गार्ड ने sarcastic comment दिया कि ये तो उस फराव का श्राप लग गया है, because he did not want anyone to disturb him when he died. After he died, he did not want anybody to disturb him. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. जहां से लेके आए थे वापस वहीं पे उनकी tomb में कब्र में ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. जहां पर सारे रीति रिवाज के साथ, प्रेयर्स के साथ उन्हें बाइज्जत दफनाया गया होगा, बरी किया गया होगा, वहीं पर वापस लेके जाकर उनके साथ पूरी उनकी बॉडी की स्टडी कर कर, मैं कहूँगी छेड़छाड़ करके उनकी बॉडी के साथ, जस्ट बिकॉज वी आर सो we think that we are scientifically, technologically so advanced, they kept the body back there. Back in the trailer, a technician pulled up an astonishing images of Tut on a computer screen. उनकी बॉडी के जो सीटी स्कैन हुए होंगे उनकी इमेजेस को बाहर निकाला. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. जो उनकी नेक का पोर्शन है वो बहुत क्लियरली दिख रहा था. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull. But for now the pressure was off. जो एक प्रोजेक्ट था वो शुरू किया गया था, for the time being वो complete हो गया था, पूरी बॉडी का CT स्कैन हो गया था and they were trying to study it. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. He was so worried that will that process for which they had taken permission and they were waiting eagerly वो complete हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसी anxiety में वो पूरी रात सोए नहीं. And now he believed that he will be able to sleep at night because the process of the CT scan was complete. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. Imagine, जब बरी वाली जगह से कॉफिन से बाहर निकालना था डेड बॉडी को तो आंधी चलने लग गई, खूब मिट्टी थी वहां पर, और जब उसको वापस प्लेस कर दिया विंड फिर रुक गई. तो isn't it divine indication? The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion. Orion is a constellation. एक
स्टार्स का एक ग्रुप है जिसका नाम ओरियन है। द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ओसाइरिस एक गॉडेस है, आफ्टर लाइफ में जो लोग मर जाते हैं उनके बाद उनका ध्यान रखती हैं, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है ये जो एक तारामंडल है ओरियन नाम का। एंड दैट वाज सीन इन द स्काई, मानो कि ओसाइरिस गॉड अब ब्लेस कर रही हूं किंग तट को, शी वॉज ब्लेसिंग हिम, शी वॉन्टेड द किंग टू रेस्ट इन पीस। That's all for this session, and we will meet you soon with an enriching session soon.